बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह आपकी अच्छी हुई होगी क्योंकि लाहौर का वेदर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन लाहौर की मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं खुद लाहौर में हूँ, लेकिन वैसे ओवरऑल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वेदर खासा प्लेजेंट हो चुका है। बारिश के बाद से, कल से जो बारिश का सिलसिला था, बल्कि इनफैक्ट तीसरा रोज़ है आज बारिश का, और ये सिलसिला तीसरे रोज़ भी वक्फे वक्फे से जारी है। और अभी सुबह भी बारिश हो रही थी, अब बारिश रुक गई है काफ़ी हद तक, लेकिन इससे जो सर्दी की आमद के आसार कह ले, असरात कह ले, कुछ भी कह ले, वो बहुत वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं। हवा के अंदर जो खुनकी है, जो एक ठंडक है, उसका एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है। गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, पंखों में भी अब सर्दी लग रही थी कल इनफैक्ट मुझे। और स्मॉग जो है, जो अभी स्टार्ट होना शुरू हुई थी, उसका अभी कुछ अरसे के लिए खात्मा हुआ है, क्योंकि आपको पता है बारिश के बाद स्मॉग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लाहौर, फैसलाबाद, जिन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ, भक्कर, दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से अभी तक जारी है और अक्सर जगहों पे अभी भी इस वक्त बारिश हो रही है। इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, तो वहाँ पे भी बारिश और पहाड़ों पर जो बर्फबारी है उसने जो सर्दियों की आमद है ना, उसको स्टैंप लगा दिए कि अब सर्दी आने वाली है। वैसे महकमा मौसमियात की कुछ अरसा पहले की मैं एक वो भी पढ़ी थी फोरकास्ट कि इस बार अक्टूबर में जो है वो सर्दी बहुत जल्दी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जो गर्मियाँ हैं वो बड़ी लंबी होती हैं और सर्दियों का हमें इंतज़ार बहुत शिद्दत से रहता है, क्योंकि सर्दी का जो ड्यूरेशन है या टाइम स्पैन बड़ा कम होता है। अब तो उसको आप भरपूर तरीके से एंजॉय करें जी। इस्लामाबाद में भी वेदर बहुत अच्छा है, आई हर्ड, और सुबह मैं कुछ लोगों की स्टोरीज भी देख रही थी। तो ये अच्छा वेदर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जगहों पर पानी भी खड़ा हुआ है, जिससे हम अपने ऑफिस के आसपास भी देखते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत सारे इलाकों में, लाहौर में भी और कराची में भी इनफैक्ट, वहाँ पर भी पानी होता है। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो अपने रूट को सेट करके जाए, और टाइम जो आपके पास होना चाहिए अपने ऑफिस या कहीं भी जाने के लिए 10-15 मिनट का मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी होता है इस बारिश की वजह से। 2 के आज सुबह रोड्स काफ़ी हद तक क्लियर थी, लेकिन पानी अभी भी रोड्स पे मौजूद है। सो एंजॉय दिस वेदर जी। अभी वीक का स्टार्ट है, हम ये भी नहीं कह सकते वीकेंड है आप एंजॉय करें, लेकिन ट्यूसडे है, अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है जिस तरह से हम कहते हैं कि वीक की। तो ये अच्छा वेदर अल्लाह करे बरकरार रहे, और ये बारिशें जो है रहमत की बारिशें हों। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और अच्छी बारिश, अच्छा वेदर आप अच्छे तरीके से एंजॉय करें। अच्छा जी, कल मौसम की तो हम बात करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वर्ल्ड कप का मौसम है, अल्लाह अल्लाह करके 2023 की पहली फतह ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर ली है। काम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही है और ये कहना पड़े कि अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया ने जो विक्ट्री हासिल कर ली है। श्रीलंका की टीम अभी तक जीत का मज़ा नहीं चख सकी है जनाब। लखनऊ में मैच खेला गया और श्रीलंका को 210 रन का टारगेट दिया गया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, जबकि जो हदफ है 5 विकेटों पर ही 36वें ओवर में हासिल कर लिया। और जो वहाँ की बैटिंग लाइन थी बड़ी ज़बरदस्त थी, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन। मिचेल मार्श ने भी 52 मार्चेस, उन्होंने भी 40 रन की इनिंग्स खेली और बैटिंग की। इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्लेयर जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते रहे ऑस्ट्रेलियन। इस पर हमने चूँकि इन डिटेल बात करनी है, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया की फतह से एक बात साबित हुई कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, इंडिया के अंदर ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है कुछ भी हो सकता है। मतलब उस दिन अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को इतना बड़ा अपसेट किया इस टूर्नामेंट के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर, और कल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हुआ। श्रीलंका के लिए अभी तक जो कह रहे हैं ना, उनकी भी जीत उन्होंने नहीं देखी है इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन वर्ल्ड कप में 42 जो डिफीट्स हैं या शिकस्त की बात करें तो श्रीलंका ने जिम्बाब्वे का जो रिकॉर्ड है उसको बराबर कर दिया। ये मैंने अभी अखबार में पढ़ा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। दूसरी जानिब जी, हम अपने मैचेस की बात कर लेंगे, क्योंकि हमारी टीम भी इस वक्त लखनऊ के अंदर मौजूद है और वहाँ पे वो खाने खा रहे हैं बड़े मज़ेदार किस्म के। लखनऊ में मैच हुआ है, बैंगलोर में हमारी टीम इस वक्त मौजूद है और वो खाने खा रही है। कल ये फुटेजेस आए जिसमें टीम आपको देख सकते हैं, बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, ये किसी होटल रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे इन्होंने इतने मज़ेदार किस्म के खाने खाए। कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट भी देख रही थी, बड़े ज़बरदस्त इनके खाने हैं जी बैंगलोर के। इनकी जो थालियाँ हैं, इनके जो लवाजमात हैं, उसके साथ वो बड़े ज़बरदस्त। उसने पहले हैदराबाद से ये बिरयानियाँ और दीगर जो इनके लवाजमात हैं वो खा कर आए, और अब ये बैंगलोर में
मौजूद है हमारी टीम। तो आई होप कि ये इंजॉय करें, लेकिन ज़्यादा खाने पीने के चक्कर में जो हमारे मैचेस हैं वो कहीं इग्नोर ना हो जाए, क्योंकि हैदराबाद में जब इन्होंने खाया था तो मैं वही बात कर रहे थे हम उस दिन में और इमरान कि कहीं ये साजिश तो नहीं हो रही हमें इतने ज़बरदस्त खाने खिला के हमें हमारे प्लेयर्स को सुस्त करने के लिए। फोटो शूट भी हुआ है जी, प्लेयर्स ने वहाँ पे बेंगलोर के अंदर वहाँ पे जो शेफ्स थे, वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी, उनके साथ पिक्चर्स उतरवाई और उसके बाद उन्होंने एंजॉय किया। सो ये टीम के जो कुछ मनाजिर थे। इसके साथ साथ एक छोटी सी खबर जो रिजवान के हवाले से मैं ज़रूर जाते जाते बड़ी खबर पे शेयर करती जाऊँ। आपको याद होगा कि रिजवान ने नमाज पढ़ी थी ग्राउंड के अंदर, जिस पर भारतीय वकील ने आईसीसी को शिकायत कर दी थी और भारतीय वकील विनीत ने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के बाद अब जो पाकिस्तान के विकेट कीपर और बैटर हैं हमारे स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान, उनकी तरफ अपनी तोपों का रुख किया है। और उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान जो मैच हुआ उसमें जो रिजवान ने ग्राउंड के अंदर नमाज अदा की, उस पर आईसीसी को शिकायत की और दरख्वास्त लिखी है कि मोहम्मद रिजवान का स्टेडियम में नमाज पढ़ना जो खेल की रूह है और आईसीसी के ज़वाबित के मुनाफी है। वैसे तो इंडिया के मुंह से बात अच्छी नहीं लगती जो उन्होंने स्टेडियम के अंदर उस दिन किया है इनके स्पेक्टेटर्स ने, और वैसे भी मैं कमेंट्री भी सुन रही थी, दीगर चीज़ें भी सुन रही थी, तो जिस तरह का मॉरली एथिकली इन्होंने अपने एक महज़्ज़ब कौम होने का सबूत दिया है वो सबके सामने इनका पोल खुला है। उस दिन जिस तरह से ये स्टेडियम के अंदर जय श्री राम के नारे लगाते रहे हमारे बैटर्स को देख के, हमारी बॉलिंग जो हमारे बॉलर्स गुजर रहे थे पवेलियन की तरफ, जो प्लेयर जा रहा था उनको जिस तरह से ये क्राउड बुली कर सका इन्होंने उनको बुली किया। और उसके बाद अब ये शिकायत करना बनता नहीं है। वैसे इन वकील साहब को मुझे लगता है कोई और काम नहीं, केसेस वेसेस नहीं मिल रहे। पहले ज़ैनब अब्बास को पीछे पड़ गए थे, अब मोहम्मद रिजवान के पड़ गए, लेकिन आईसीसी को इस पे खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की दरखास्तें, इस तरह की शिकायतें और सोशल मीडिया पर कैंपेन्स हमारे प्लेयर्स को लेकर तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए अगर आप खुद इतने क्लियर नहीं हैं। ये थी जो होगी क्रिकेट की बात, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी पॉलिटिकल खेल है ना उसमें बड़े ट्विस्ट आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न। कल आप सबने देखा होगा, हम सबने भी देखा, फ़ारूक हबीब साहब ने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले 5 माह से गायब थे ये फ़ारूक हबीब साहब। लाहौर में वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में पाए गए और वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ नमदार हुए। बल्कि ना सिर्फ उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बल्कि पीटीआई पे भी शदीद जो अल्फाज हैं उनकी या इल्ज़ामात के लिए उसकी बौछार की। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 माह से अपने घर में मौजूद नहीं था और 9 मई के वाक़े के बाद हमने कानून का सामना नहीं किया। 3 हफ्तों से मैंने अपनी फैमिली से भी राबता मुनक़ता किया हुआ था और उसकी कुछ वजूहात थी और वो वजूहात क्या थी ये वही बेहतर तौर पे जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 माह से मुसलसल दिमाग में सोच थी कि क्या इस सियासत के लिए मैं अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया था। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हमने हकीकी मायनों में जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है उसके लिए जद्दोजहद करने का आगाज़ किया था, लेकिन ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं थी। हमने मुल्क को तशद्दुद की सतह पर ले आए। आईनी तरीके से अगर अदम एतमाद हुआ तो उनमें सवालात के जो जवाबात हैं मुसलसल वो कहते हैं मैं खुद से पूछ रहा था और ख़ुद एहतसाबी का अमल जो है उन्होंने कहा उन्होंने स्टार्ट किया और इस खुद एहतसाबी के नतीजे में उन्होंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने मासूम लोगों के जज्बात को भड़काया, उसके बाद ना हमें चैन से बैठने दिया ना आवाम को बैठने दिया। और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका सरासर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया कि उन्होंने इनके वर्कर्स को, इनकी जो तमाम तर लीडरशिप थी उनकी जहन साजी की, उनको एक प्रॉपर उनका जो माइंड है ब्रेन वॉशिंग की और उसके बाद ये 9 मई का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि मैं तो घर पे सोया हुआ था, मेरी एहलिया ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो गए, मुझे तो पता भी नहीं था। ये कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए चेयरमैन पीटीआई के ऊपर और उन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। सो ये थी जी सियासत के हवाले से कुछ अपडेट्स। लेकिन हम वर्ल्ड पॉवर्टी डे यानी गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन भी आज डिस्कस करेंगे आज की बड़ी खबर में। जी बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल जो इसका थीम है जी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये साल का थीम है जी और अक़वाम मुत्तहिदा की जो मौजूदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में 2030 में तकरीबन 500 मिलियन जो लोग हैं वो इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जिस तरह इस साल का थीम भी है कि गुर्बत का खात्मा मौजूदा
मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है ताकि आवाम को खुराक, सेहत और दीगर अशाए ज़रूरत पर मैसर हो सके। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 2018 में नीचे आई थी, उसके बाद गुर्बत की शरह में 5% इजाफा हुआ था और गुज़िश्ता एक साल के दौरान मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे चलेगा। इन अफराद की यौमिया आमदनी $2.5 से भी कम हो गई है। पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह है उसको ग्लोबल जो इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, उसने संजीदा करार दिया। और पाकिस्तान में जो गुर्बत के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, हुकूमत रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत और दीगर चीज़ों तक, दीगर चीज़ों को हर घर तक पहुँचाने के लिए जो हुकूमती इकदाम हैं वो क्या हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। निगरान हुकूमत जो माशी बेहतरी के इकदाम कर रही है, पेट्रोल अगरचा सस्ता हुआ है लेकिन उससे रिलेटेड आपको पता है शायद जो ज़रूरिया की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अगर रिलीफ आया है पेट्रोल की सूरत में तो उन चीज़ों की शक्ल में आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंचा। आप चीज़ें जब पेट्रोल महंगा होता है, किराए बढ़ा दिए जाते हैं, चीज़ों को महंगा किया जाता है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो ये सस्ती नहीं की जाती। सो जी, ये तो है अभी तक पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल। आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन भी है, इसी से रिलेट करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारे मईशत हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम इस दिन के हवाले से ऑब्वियसली गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में बहुत सारे, जैसे मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करी थी, साल में 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत से नीचे आए हैं। जो मजीद अफराद जो हैं, अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भी हम डिस्कस करे थे, मजीद खत गुर्बत से नीचे आएंगे। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ये स्टेबिलिटी जो है ये आइंदा आने वाले सालों में मुमकिन होगी अगर बेहतर इकदाम लिए जाएं तो? देखिए, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ये जो आज़ाद शुमार हैं इसमें पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक्स हैं पूरी दुनिया में भी गुर्बत के बढ़ने के एविडेंसेस मिले हैं, खासतौर पे कोविड के बाद। लेकिन पाकिस्तान में ये कोई लगभग टोटल पॉपुलेशन का 40% बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 95 मिलियन लोग ऐसे हैं, 9 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये बहुत बड़ा फिगर है, 9.5 करोड़ लोग, 95 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी जिनकी गुजर रही है। यहाँ एक चीज मैं एक जनरल एक परसेप्शन क्लियर कर दूं कि ये जो खतरे गुर्बत से नीचे जब हम कहते हैं जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें तमाम गरीब लोग शामिल नहीं होते, ये जहन में रखें। इसके अलावा भी गुर्बत में लोग होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली खतरे गुर्बत जो ड्रॉ किया जाता है, जो लैंड ड्रॉ की जाती है, इससे नीचे जब जिन लोगों को हम लेते हैं, काउंट करते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको रोजमर्रा की बेसिस पर, डेली बेसिस पर, जिनको जो मिनिमम एक फूड और क्लॉथ और शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे, यानी जिनको मुख्तसर अल्फाज में अगर बताया जाए कि जिनको जिंदा रहने के लिए जो बहुत बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं, जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। वरना पुअर्स और भी होते हैं, वो भी इससे ऊपर भी, पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी पॉवर्टी होती है, जिनको हम लोअर मिडिल कहते हैं, और उसके बाद जो फर्दर एक बिल्कुल एक पुअर कैटेगरी में, वो इसमें काउंटेड नहीं है। वो अच्छा, वो नहीं है। ओके, ये वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो एजुकेशन का या फ्यूचर में अच्छी जिंदगी फ्यूचर में गुजारने का जो सोच भी नहीं सकते। इसमें एजुकेशन की प्रॉब्लम शामिल नहीं है, इसमें उनके हेल्थ के एक्सपेंडिचर शामिल नहीं है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो डेली बेसिस पर जिनके खाने पीने के अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते। ये कुछ आइंदा के लिए अच्छी जिंदगी का तो सोचने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोअर मिडल नहीं है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स के टर्म में। ये लोअर मिडल भी नहीं है, ये बिल्कुल नीचे के वो लोग हैं जिनको खाने के लिए 3 टाइम का खाना भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये एक सूरत हाल है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोगों का इस तरह से जिंदगी गुजारना ये बहुत खतरनाक एक डेंजरस इंडिकेटर है। और 2018 के बाद जैसे आपने बताया इस पे इजाफा हुआ है, उसका एक वन ऑफ द रीजन यकीनन कोविड भी था। लेकिन देखिए, इसमें बेसिकली जब अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम आते हैं कि गुर्बत से किस तरह फाइट कर रहे हैं, किस तरह पॉवर्टी को एलिविएट कर रहे हैं, तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। आपको याद होगा कि लास्ट एक डिकेड पहले चाइनीज गवर्नमेंट को नोबेल अवार्ड दिया गया था पॉवर्टी रिड्यूस करने का। वो क्या पॉलिसीज थी? बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अवार्ड मिल चुका है पॉवर्टी एलिवेशन का, वहाँ क्या हिकमत अमली थी। इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत हद तक कामयाब हुआ है इंडिया,
उन्होंने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की थी। तो इसमें जो कॉमन मैंने तीनों एग्जांपल दिए जो नजर आ रहा है, इसमें उनकी पॉलिसीज में बैंकिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बैंकिंग सेक्टर के जरिए उन लोगों को, जो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नीचे होते हैं, उनको रिवाइव किया जाता है और उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो कोई बिजनेस लॉन्च कर सके, जॉब मार्केट में आ सके। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो चीज जो है कहीं नजर नहीं आ रही, और इसका मेन रीजन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर होता है। इसलिए कि ये जो पॉवर्टी को खत्म करने के इक़दामात हैं, या एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की लाने की बात करते हैं, नए बिजनेस लॉन्च करने की बात करते हैं, उस पर गवर्नमेंट अभी भी जिस तरह कर रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर गवर्नमेंट ले रही है। ऑयल की प्राइसेस को देखा आपने, कम हुई हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए गए हैं। रेगुलेटेड प्राइसेस के जरिए हम चाहते हैं कि लेकिन गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि वक्त भी कम है, हम चाहेंगे क्या पॉलिसीज हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इमीडिएटली की जा सकती हैं? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो एक हिस्सा होता ही है एक स्टेट का, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फौरी तौर पर अगर इम्प्रूव किया जाए तो आइंदा आने वाले सालों में चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। जी देखिए, फौरी तौर पर तो जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है उसमें यही था कि रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, प्राइसेस को कम करने की। अच्छा, लेकिन वो जो फौरी तौर पे जो स्टेप लिए जाते हैं ना, इसमें एक चीज ध्यान में रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो जो फौरी वाले स्टेप्स की आप बात कर रही हैं, उसका मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो प्रोविंसेस पर जाती है, क्योंकि वो स्टेप्स जो होते हैं वो प्रोविंसेस ने लेने होते हैं। जिस तरह के प्राइस को चेक करना है, चीजों की स्टोरेज तो नहीं हो रही, कहीं स्टॉक तो नहीं हो रहा अननेसेसरी, वो सप्लाई चेन मैकेनिज्म सही है, मार्केट के अंदर कोई ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं हो रही, कहीं स्मगलिंग को रोकना है, कोई फॉरेन करेंसी स्टॉक तो नहीं हो रही। ये सारे वो स्टेप्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहलाते हैं। ये फौरी तौर पर लेकर के बहुत सारे इकोनॉमिक्स में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इन स्टेप्स का ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत से ज्यादा होता है। फेडरल गवर्नमेंट का जो काम है वो पॉलिसी मेकिंग है, और अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकिंग अभी तक जो है कोई पैरामीटर उसके सामने आ नहीं रहे हैं। जैसे आज आप गुर्बत की बात कर रही थी, तो ये जो पॉवर्टी लाइन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें दो फैक्टर होते हैं कि जब हम देखते हैं मिनिमम कितने पैसे किसी शख्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उसमें दो होते हैं कि एक तो उसकी इनकम कितनी है, बेरोजगार तो नहीं है, जीरो इनकम तो नहीं है, दूसरा इन्फ्लेशन रेट क्या है, चीजों की प्राइसेस क्या है। अगर प्राइसेस कम हो जाए तो प्राइसेस कम होने से बहुत सारे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएंगे, चले जाते हैं। प्राइसेस कंट्रोल का सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। मौजूदा सूरत हाल पे जी बात कर रहे थे, वक्त के खात्मे का आलमी दिन है, इस हवाले से डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए, बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। कल हमने आपको बताया था, कल के मैच के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच था। ऑस्ट्रेलिया को बिलाखिर इस वर्ल्ड कप के अंदर जो फतह है वो नसीब हो गई है, जबकि श्रीलंका को अभी भी जीत का मजा चखना है। लेकिन दूसरी जानिब जी, भारत के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर यानी फ्राइडे के रोज अपना मैच खेलेगी, और मैच के लिए तब्दीलियों के लिए ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ जो हमारी एक शिकस्त थी उसके बाद शदीद प्रेशर भी है। और तीसरे मैच में भारत के खिलाफ आपको पता है हम हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब पाकिस्तानी टीम में दो चेंजेस का जो मशवरा है, या कुछ खबरें हैं या कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि फ़खर जमान और उसामा मीर को शामिल किया जाएगा। अब ये इस खबर में किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि लास्ट मैच में जो फ़खर जमान है उनको ड्रॉप किया गया था और उसामा मीर तो ऑलरेडी अभी तक नहीं खेले हैं। सो इसी हवाले से बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैच के हवाले से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बाद आपसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन उस हार के बाद अब पाकिस्तानी टीम पे डेफिनेटली प्रेशर भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह से हम वो मैच हारे हैं उसके बाद अब टीम में जो चेंजेस की खबरें भी आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो उर्मिला आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया। देखिए, भारत के खिलाफ मैच के बाद परसों पाकिस्तान टीम ट्रैवल करके पहुंची है से बेंगलोर। कल उन्होंने आराम किया, हल्का फुल्का कोई जिम सेशन था, उसके बाद फिर रात जो हमने वीडियो देखी, बड़े लेविश किस्म के खाने खा रहे थे पाकिस्तान के प्लेयर्स।
तो आज पहला प्रैक्टिस सेशन है शाम में बेंगलोर में। तो अभी कहना कबल वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरी जाती राय में उसामा मीर को इसलिए भी खिलाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियंस हमेशा से लेग स्पिन पे काफी कमजोर रहे हैं। फखर जमान का मसला ये है कि फखर जमान अगर आते हैं तो किसकी जगह हमने पिछले मैच में 36 रन किए, या तो फिर डिसाइड कर ले कि भाई इमाम जो है वो नहीं, कि मेरी जाती राय में अभी इमाम को ड्रॉप करने के मूड में टीम मैनेजमेंट नजर नहीं आती। लेकिन जब हम उसामा मीर की बात करते हैं तो हमारे फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही नहीं है। इंडिया के खिलाफ हम ना सिर्फ मैच हारे हैं बल्कि बहुत कुछ हमने गंवा दिया। हमने जितनी लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी इस टीम से, देखिए हार जीत दो टीमें जब खेलती हैं तो एक टीम हारती है, लेकिन इतने बुरे तरीके से 27 ओवर का खेल, 100 ओवर का क्रिकेट मैच होता है, वनडे मैच, 27 ओवर का मैच हो नहीं सका। तो मेरे ख्याल में आज प्रैक्टिस सेशन के बाद कुछ क्लैरिटी आएगी, लेकिन तब्दीलियां यकीनी तौर पर करनी चाहिए। और पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है उससे काफी हद तक लोगों को भी मायूसी हुई है, मुझे और आपको भी मायूसी हुई है। ये टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी इसने परफॉर्मेंस दी। बात हम कर रहे हैं कि ये टीम इतनी बुरी तो नहीं थी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ है, इतने बड़े बड़े नाम है हमारी टीम के अंदर। इन्हीं प्लेयर्स की वजह से हम नंबर रैंकिंग पे भी आते रहे हैं T20 में। आपको क्या लगता है क्या हुआ है एकदम से इस टीम को? नजर लगी है, कोई परफॉर्मेंस में मसला है, फिटनेस के मसाइल है, कोई तो ऐसा इशू होगा जिससे ये टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंस की या ट्रिगर हुई है? कोई ऐसी बात जो आपको लगता है एज एनालिस्ट? देखिए मुझे तो लग रहा है कि इंडिया मैच का बहुत ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान टीम ने अपने आप पर सवार कर लिया। फिर पीसीबी ने भी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की कि बहुत ज्यादा उस मैच को लेके चेयरमैन साहब भी पहुंच गए, उन्होंने भी टीम को लेक्चर दे दिए। देखिए शुरू में 28-30 ओवर तो मैच कंट्रोल में था, फिर यकायक जब पलटा खाया पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने, तो मेरे ख्याल में बहुत कम स्कोर पे 36 या 40 रन पर हमने 8 विकेटें गंवा दी। तो मेरे ख्याल में हम प्रेशर में थे, लेकिन क्रेडिट आप इंडिया को भी दें। रोहित शर्मा ने बॉलिंग चेंजेस, जिस तरह की हम बाबर आजम की कप्तानी की बार बार बात करते हैं, लेकिन हरीफ टीम के कप्तान का आप जो ग्राउंड के अंदर एक्शन था वो भी देखें कि बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छी की उन्होंने, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त लोगों को बॉलिंग पर लेकर आए, फिर बॉलरों ने भी कप्तान को सपोर्ट किया। फिर जब बैटिंग आई तो अकेले इतने कम 192 के स्कोर के शर्मा ने अकेले 80 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे, और बिल्कुल पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया इंडिया ने। मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है, अर्ली वेकअप कॉल है। 6 मैच अभी भी वर्ल्ड कप के बाकी हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हारते हारते जीतने लग गई है, और फ्राइडे को पाकिस्तान का अगला मैच के साथ है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम को चाहिए कि जहां जहां खामियां हैं, जो जो ऐसे शोबे हैं जहां टीम मैनेजमेंट समझती है कि बेहतरी की गुंजाइश है, वो जरूर उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लंबी लीग जरूर है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम का आज जीत कर सेकंड नंबर पर चली जाएगी आज के मैच के बाद। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अभी तक तो टॉप 4 में है, टॉप 4 में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना होगा, तभी तो ये मामला। क्विकली हम इस क्राउड के हवाले से, मतलब आज के क्राउड ने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिस तरह से उनका रिएक्शन था। ये तो बैंगलोर में आपको क्या लगता है किस तरह से क्राउड रिस्पॉन्ड करने वाला है? देखिए उर्मिला, जब लोकल टीम खेल रही होती है, मेजबान टीम खेल रही होती है, और फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच में अगर आप वो मैच लाहौर में भी हो, कराची में भी हो, तो मेहमान टीम को बहुत कम वोट मिलती है, बहुत ऐसा रेयर होता है। बट सब सपोर्ट तो ना देते, आवाजें तो ना कसते, सपोर्ट ना देते, वो उससे काम चल जाता। देखिए जब इंडियंस लाहौर आए थे तो पीसीबी के चेयरमैन साहब ने तो
इस तरह हाथ पकड़कर रॉजर बिनी और राजेश शुक्ला के साथ तस्वीरें बनवाई थी। कल भी हमने देखा कि जका अशरफ साहब दोबारा राजेश शुक्ला के डिनर में रात को दिल्ली में मौजूद थे। तो फिर को इस पर बात करनी चाहिए ना, मेरा आपका बात करना बनता नहीं है। अगर वाकई क्राउड का बिहेवियर था, मिकी आर्थर भी कह रहे हैं कि बिल्कुल वन साइडेड क्राउड था, तो ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मामला उठाना चाहिए कि भाई वीजे इश्यू करने चाहिए थे पाकिस्तानी फैंस को, वो उन्होंने अभी तक इशू नहीं किए। वीजा इशू नहीं हुए और इस बात पे वाकई आवाज बात करनी चाहिए कि जिस तरह से टीम को, अगर आप हमारे मोहम्मद रिजवान के नमाज पढ़ने पे इतराज कर सकते हैं तो फिर हम भी इस तरह की चीजों पे इतराज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन। सीनियर तज्जियाकार जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जनाब। हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते रहते हैं और आजकल सबसे बड़ा मसला है वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से जो 11वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं और 11000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि लाखों की तादाद है जो बेघर हो चुकी है। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई जा रही है। इसी में हमारे जो सिंगर हैं शहजाद रॉय, उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी के लिए एक गाना है ट्रिब्यूट के तौर पे उन्होंने निकाला। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट खला के उस पार और देखते हैं उसमें वकार अहमद मलिक आज इसका किस हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार आज जिस जगह जाने का इरादा है उसके हवाले से मैं 4 आपको इशारे दूंगा। डार्क, कोल्ड, सुपरसोनिक विंड्स, ब्लू। और ये जो 4 इशारे हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि खला के उस पार है तो इसका मतलब ये है कि आपको पहुँच जाना चाहिए कि मैं नेपच्यून की बात कर रहा हूँ, कि अंधेरा है और कोल्ड है और सुपरसोनिक विंड्स है, यानी वहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं उनकी जो रफ्तार है वो आवाज़ से भी कहीं ज़्यादा है। और उसके अलावा वो ब्लू है, यानी नीला है, और इसको बिग ब्लू कहते हैं। ज़मीन से 4 गुना बड़ा है और इसके अलावा ये तकरीबन 30 AU, यहाँ से जो फासला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो 30 AU है। 30 AU को अगर हम करें नॉर्मल किलोमीटर्स में हम बात करें तो आपको मालूम है कि ज़मीन से सूरज का जो फासला है वो 1 AU है, यानी ये एक पैमाना है, और 1 AU इज इक्वल टू तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर। तो 30 AU का मतलब कितना हो गया? तकरीबन 450 अरब किलोमीटर। आज तक 450 बिलियन किलोमीटर दूर कोई चीज़ हमने भेजी है? यस, एक चीज़ गई है और वो है वॉयेजर 2। 1989 में वॉयेजर ने नेपच्यून के बिल्कुल करीब से, और उसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के बिल्कुल करीब से फ्लाई किया था। और आप इमेजिन कीजिए कि जो फासला था नेपच्यून और वॉयेजर का आपस में, वो 4800 किलोमीटर था। नेपच्यून, क्योंकि जैसे जैसे आपको मालूम है कि ऑर्बिट्स बड़े होते चले जाते हैं तो जो साल है वो भी बड़ा होता चला जाता है। साल से मुराद ये है कि जो सूरज के गिर्द चक्कर है वो भी बहुत बड़ा होता चला जाता है। तो इस हवाले से जो नेपच्यून है, क्योंकि वो 450 अरब किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ पे उसका जो दायरा है, जो ऑर्बिट है, वो कितना बड़ा है कि आप इमेजिन कीजिए कि वो सूरज के गिर्द अपना मुकम्मल चक्कर 165 सालों में लगाता है। 165 साल लगते हैं उसको वो मुकम्मल चक्कर लगाने में। और नेपच्यून जो है ये दरियाफ्त हुआ था 1846 में। सो 1846 प्लस 165 साल अगर आप करें तो 2011 बनते हैं। सो 2011 में, यानी अपनी दरियाफ्त के बाद, इसने जो सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल किया वो 2011 में किया। 1846 में दरियाफ्त हुआ और एक पूरा चक्कर जो है मुकम्मल करने में इसको 165 साल लगे। 2011 में इसने अपना चक्कर जो है वो सूरज के गिर्द मुकम्मल किया था। नेपच्यून तक सूरज की रोशनी को पहुंचने के लिए 4 घंटे का वक्त लगता है। सिर्फ इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो रोशनी की रफ्तार है वो किस कदर तेज़ है। उसके बावजूद अगर उसको 4 घंटे लग रहे हैं तो नेपच्यून जो है वो कितना दूर है। सो 4 घंटे लगते हैं सूरज की रोशनी को नेपच्यून तक पहुंचने में। और जो उसकी इंटेंसिटी है वो इस कदर कम हो जाती है कि अगर उसकी इंटेंसिटी को आप विजुलाइज करना चाहें तो आप यूँ समझें कि वहाँ पे जो लाइट पहुँचती है नेपच्यून तक, उससे 900 टाइम्स ज़्यादा लाइट ज़मीन पर है, 900 गुना ज़्यादा। या आप यूँ समझें कि जो नेपच्यून पे लाइट है वो ज़मीन से पे पहुँचने वाली लाइट से 900 गुना
कम है। सो 900 गुना कम होगी तो क्या होगा? डार्कनेस हो। तो जिस तरह हमने शुरू किया था कि डार्कनेस है, ब्लू है, कोल्ड है और सुपरसोनिक विंड्स हैं। ये जो सुपरसोनिक विंड्स हैं, ये जो हवाएं हैं जो कि आवाज़ की रफ्तार से तेज़ हैं, उनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचती है। सो इमेजिन कीजिए कि वो क्या रफ्तार होगी। जब आप नेपच्यून की तस्वीर देखते हैं तो ये आपको दूसरों से थोड़ा मुनफरिद इस हवाले से नज़र आता है कि इसका जो रंग है वो बड़ा बड़ा नीला है और रिच ब्लू है, यानी बहुत बहुत कमाल नीला है। और ये जो नीलाहट है इसके कलर के अंदर, तेज़ जो नीला कलर है, इसकी वजह जो है कि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन है और उसकी वजह से ये नीला नज़र आता है। नेपच्यून जो है वो बड़ा ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत एक प्लैनेट है और इस हवाले से जो प्लैनेट्स के हवाले से इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप सोलर सिस्टम ट्रैक्स में जाके अगर आप गूगल करेंगे सोलर सिस्टम ट्रैक और उसके बाद आप नेपच्यून पे जाइए तो नेपच्यून के हवाले से आज तक जितनी रिसर्च है, जितनी तस्वीर हैं, जो कुछ भी है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ये नासा की वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ पे आपने सोलर सिस्टम ट्रैक्स में जाना है। तो खला के उस पार का जो सफ़र था हमारा नेपच्यून के हवाले से था। नेपच्यून से वापस आते हैं ज़मीन पर और अगली किसी किस्त में खला के फिर पार जाएंगे और किसी खूबसूरत सैयारे जिस सितारे के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमने कुछ और खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उन खबरों पर जाने से पहले हम किचन में जाएंगे जहां पर अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद है। अहमद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, आज आप क्या बना रहे हैं? आज क्रिस्पी फ्राइड विंग्स बनाने जा रहे हैं। जो बच्चों की सबसे फेवरेट, जब हम भी बच्चे हुआ करते थे, सबसे ज्यादा फेवरेट जो हमारी चीज होती थी वो फ्राइड चिकन अभी भी होता था। मेरी अभी भी फेवरेट है, तो मैं अपने आप को बच्ची कह सकती हूँ। तो आज हम सिंपल फ्राइड विंग्स बनाने लगे हैं। घर में सस्ते कैसे आप बना सकते हैं, सस्ते बना सकते हैं। वाओ, दैट्स द मोस्ट। और आज हम एक काम और करने लगे हैं, हेल्दी बनाएंगे, एयर फ्राई भी करेंगे और फ्राइड भी करेंगे। हेल्दी जिन लोगों को डाइट करनी है वो भी ऐसी चीज खा सकते हैं। तो अहमद, आप अपने काम का आगाज करें, मीनवाइल आपकी तरफ कैमरा भी आता रहेगा और हम आपसे डिस्कशन भी करते रहेंगे। अहमद हमाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते रहेंगे, लेकिन दूसरे जानिब इंटरनेशनल अरीना पे जो खबरें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इजराइल फलस्तीन जंग के हवाले से हम बात करें, 11वें रोज में दाखिल हो चुकी है। 3000 से ज्यादा फलस्तीनी हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 11000 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि लाखों की तादाद में अफराद बेघर भी हुए हैं। इसराइल का जो जमीनी ऑपरेशन है, इसकी कार्रवाई की तैयारी के बाद गजा की पट्टी पर पानी खत्म हो गया है, खाने पीने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि शहीद होने वालों के कफन का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। इनको आइस ट्रक्स में रखा जा रहा है, जबकि लबनान का बॉर्डर जो है वो बंद है और एक ही रास्ता है फलस्तीनियों की ज़मीनी मदद का, वो है मिस्र का बॉर्डर, लेकिन वो भी सिक्योरिटी खदशे के बायस बंद है। अगर मिस्र का बॉर्डर नहीं खुलता तो शदीद इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। दूसरी जानिब UNO का जो अहम इजलास है वो कल होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी साहब भी शिरकत करेंगे और तवक्को की जा रही है कि तमाम इस्लामी ममालिक और जो दीगर ममालिक हैं वो इजराइल की जो जहारियत है उस पर ठोस मौक़िफ़ देंगे। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका का, आपको पता है जी, वो खुलकर इजराइल की मदद करने के बाद अब कुछ बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है, या ये सिर्फ एक परसेप्शन है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा है कि गजा पर कब्जा इजराइल की भूल होगी। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, लेकिन कल कुछ विजुअल्स आ रहे थे हमारे पास जो कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के, और सोशल मीडिया इन वीडियो से भरा हुआ है। खोलकर इतना दिल दुखता है और उन वीडियोस को देखकर इतना खौफ आता है। अब वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस आई, जो स्टाफ था वहाँ पे वीडियोस आई। एक डॉक्टर काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तमाम तर लोगों को ज़ख्मी का। उनके वालिद और उनके भाई की लाश जब आई तो वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, और ये विजुअल्स आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत मुश्किल है इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर और इजराइल के हवाले से दुनिया का जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन ये जो ज़्यादती, जो जुल्म, जो तशद्दुद इन फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है वो किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता, और ना ही किसी तरह से इजराइल किसी सपोर्ट का मुस्तहिक हो सकता है। लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो इजराइल और फ़लस्तीन का मामला है, हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करें और ये हम इस जंग के हवाले से भी बात करें, 11वें रोज़ में दाखिल हुई है। ये जो गजा के अंदर एक जो अब आगे एक डाउट आ रहा
रहा है। पहले तो जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है वो जन्म ले रही थी, अभी जो दूसरी जानिब पानी बंद होना, खुराक ना होना, इमदाद ना पहुंचाना, पहले कनाडा ने जो इमदाद भेजी वो नहीं पहुंच सकी, फिर जर्मनी की जानिब से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई। क्या देख रहे हैं ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी इस वक्त हम गजा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर देख रहे हैं? देखें, इस जंग को 4 उसके जो पहलू हैं उनको हम देख लेते हैं। एक ऑब्वियसली जो इंसानी सूरत हाल है, दूसरा कानूनी पहलू है, तीसरा दिफाई एस्पेक्ट है और चौथा कि बैनुल-अक़वामी तौर पे सिफारतकारी के डोमेन में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक जिस तरह आपने भी बहुत तफसीली अहाता किया कि जो इंसानी सूरत हाल है वो इंतहाई कैटास्ट्रॉफिक है, क्योंकि 22-23 लाख जो लोग हैं वो पानी, खुराक, अद्वियात से ना सिर्फ महरूम हैं बल्कि उनके ऊपर मुसलसल बमबारी भी की जा रही है। तो इसका ताल्लुक़ आलमी क़वानीन से भी है कि ये आलमी क़वानीन और बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि जो इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार हैं और जो बड़ी ताकतें अपने आप को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बात करती हैं वो इसराइल के मामले में क्यों खामोश हैं। ये दूसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसानी हुकूक़ की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है। इंसानी जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन भी हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है, सिविलियन और मुताहरिब क़ुव्वतों के हवाले से टारगेटिंग की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स है कि कितनी ताकत इस्तेमाल की जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट है, कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की ममानियत है ये। और चौथी बात जो कि बहुत ही तकलीफ देह है वो ये है कि आप जानती हैं कि चंद दिन पहले इसराइल की हुकूमत ने कहा था कि शुमाली गज़ा से फ़लस्तीनी जनूबी गज़ा की जानिब मूव कर जाएं। तो देखें कितनी अफसोस की बात है कि जो लोग उनके हुक्म के पाबंद होके जनूबी गज़ा में जिन्होंने मूव किया उनके ऊपर भी 2 दिन से बमबारी की जा रही है, अस्पतालों पे भी बमबारी की जा रही है। जो लोग इंसानी जान बचा के मिस्र जाना की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बॉर्डर क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं, उस बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर भी बमबारी की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन जो कल OIC का एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है मैं समझता हूँ उसकी भी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं, देखिए जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीबन 35% ममालिक बनते हैं, वो अगर मजमूई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम को ये कहेंगे कि जी जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है वो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है और इसराइल को पाबंद किया जाए कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इजिप्ट के ज़रिए खोलने की इजाज़त दे, एक विंडो प्रोवाइड करे चंद घंटों या दिनों की कि जिसके दौरान अद्वियात, खुराक और पानी का ज़ख़ीरा वहाँ मूव किया जा सके और उसको ऊपर कोई फायरिंग ना की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमरीकी बयानात और दबाव के बावजूद आप जानते हैं सदर बाइडन भी कल इसराइल पहुँचने वाले हैं और चीन और रूस के जो सदर हैं उनकी कल बीजिंग में मीटिंग मुतवक्के है। तो बहुत हाई लेवल पे इंगेजमेंट तो हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल ने किसी को ये कमिटमेंट नहीं दी कि वो सीज फायर करेगा या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी और अब हम बात करेंगे कुछ ट्रांसपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट या कम्यूट करना एक बहुत बड़ा इशू होता है, खासतौर पे फीमेल्स के लिए, वैसे भी ओवरऑल। और इस मसले का हल ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है यांगो, जिसने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया और कंपनी का दावा है कि ये सबसे सस्ती कार, बाइक और रिक्शा भी है अब इनकी कस्टमर्स के लिए। यांगो सर्विस है और राइड के दौरान हर तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं। मजीद इसके अंदर बेहतरी लाने के लिए भी कंपनी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त में जो राइडर है वो कितनी सवारियां बुक कर सकता है, इसके लिए क्या करना होगा, कार एसी वाली है, बगैर एसी के है, क्या इस सर्विस के पर्क्स हैं, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ फैसल इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, ही इज अ कंट्री मैनेजर टू यांगो। थैंक यू वेरी मच फैसल फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। मैं ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप अपनी कंपनी जो है यांगो, इसका इंट्रोडक्शन करवाएं हमें देखने वालों के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। सो बेसिकली यांगो एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कंपनी है जो कि डिजिटल मोबिलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम 30 से ज़्यादा मुल्कों में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जिसमें मिडल ईस्ट है, जिसमें अफ्रीका के बहुत ममालिक हैं, यूरोप के कुछ मुल्कों में है और एशिया में यांगो का जो पहला मुल्क लॉन्च हुआ है वो पाकिस्तान है। ओके, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी की सर्विसेज के हवाले से बताइएगा। ये कम्यूट करने के लिए ऑब्वियसली गाड़ियाँ ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियाँ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, आपकी कंपनी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं?
जी, तो बेसिकली जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। हम जो मैप्स यूज़ करते हैं, जो डिस्पैचर यूज़ करते हैं, वो हमारा अपना बनाया हुआ मैप ओके, है। ओके। तो इससे हमारी जो कॉस्ट है वो हम ऑप्टिमाइज़ कर पाते हैं, और ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। ओके। एक ये चीज़ हो गई, और दूसरा जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं हमारी टेक्नोलॉजी के, उससे हम ड्राइवर कैसे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं कम वक्त में ज़्यादा ऑर्डर्स करके। तो हमारी इस इक्वेशन के दो पहलू हैं। ओके। एक, हम अपने कस्टमर को कैसे फैसिलिटेट कर ठीक सकते है। हैं, और साथ ही हम अपने ड्राइवर की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। और ओके। इस सब को हम अचीव करते हैं थ्रू आवर टेक्नोलॉजी एंड आवर एल्गोरिदम्स। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, वैसे दूसरी जानिब अब हर सर्विस की कोई क्लासेस होती हैं, जैसे गाड़ी है, बाइक है, रिक्शा है। अभी ये लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही है, राइट? तो इसकी क्लासेस के हवाले से भी बताइए क्या है। जी, तो हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की जो मासेस हैं हम उनको सपोर्ट कर सकें अपनी सर्विस से, और इसलिए हमारे पास बेसिकली 4 सर्विस क्लासेस हैं, जिसमें एक इकोनॉमी गाड़ी है जो एसी के बगैर होती है, एक कंफर्ट है जो सेम गाड़ी होती है बट विद एसी होता है। ओके। इसके साथ एक बाइक्स है, मोटो हम उसको कहते हैं, बाइक कहते हैं। बाइक भी एक जो इंडिपेंडेंट एक बंदा जिसने ट्रैवल करना होता है उसको वो सूट करती है। और इसी के साथ हमने लाहौर और फैसलाबाद में रिक्शा सर्विस भी लॉन्च की है। ओके। क्योंकि आप देख रही हैं मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, मिट्टी है, धूल है। पाकिस्तान में एक कलेक्टिव कल्चर है कि 2-3 लोगों ने साथ जाना है, माँ ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, लेके आना है। तो उस सिलसिले में हमने रिक्शा सर्विस को भी लॉन्च की है, ताकि हम किसी सेगमेंट ऑफ द कस्टमर बेस को हम रहने ना दें। इस्लामाबाद में रिक्शा सर्विस नहीं है, वहाँ गाड़ियाँ और बाइक्स हैं, और फैसलाबाद में सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जब हम इस तरह की कोई भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन के लिए मैं बात करती हूँ, सिक्योरिटी बहुत एक प्रायोरिटी चीज़ होती है। बिकॉज अगर हम कम्यूट कर रहे हैं तो हमें रात को आना है, जल्दी आना है, तो सिक्योरिटी का इशू एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ को कैसे कैटर किया है? जी, सो हमारी एक कंपनी में बिल्कुल एक सेपरेट डिवीजन है पूरी, जो कि सिक्योरिटी को देख रही होती है। सिक्योरिटी 2-3 तरह की हो सकती है। एक तो हमारे कस्टमर की सिक्योरिटी, एक हमारी ड्राइवर की सेफ्टी, और इसमें ऐसे होता है कि कुछ हमारे फीचर्स हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को एक सेफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। इसमें एक SOS बटन है, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आप अपने सेव कर सकते हैं। मतलब आपको बार नहीं अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर करनी है, आपने शेयर किया हुआ मेरी वालदा है, मेरे वालिद हैं, भाई है, आप जब भी कोई राइड ले रही हैं आप सिर्फ एक क्लिक पे उनके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हैं। फिर जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं, और हमारा एक फ़ोटो चेक का फीचर है जिसमें ड्राइवर को अपने डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो चेक करना होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, अपनी तस्वीर का फ़ोटो चेक करना होता है, और अपनी गाड़ी का, ताकि जो आप गाड़ी और ड्राइवर बुक कर रहे हैं और जो आपको अपनी ऐप पे नज़र आ रहा है आपको असल में वही ड्राइवर लेने आए। और अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि वो ड्राइवर नहीं होता, तो हम अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करते हैं कि वो फ़ौरन उसको ऐप पे रिपोर्ट करें कि जो ड्राइवर की तस्वीर है और गाड़ी की तस्वीर मैच नहीं कर रही। अच्छा, तो ये एक मतलब म्यूचुअल कोलैबोरेशन से चलता है। हमारे कस्टमर्स जो हमें फीडबैक देते हैं, इनपुट देते हैं थ्रू रिव्यू सिस्टम, कमेंट्स, हम उसको इनकॉर्पोरेट करके सेफर एनवायरनमेंट इनेबल करते हैं। ख़वातीन ड्राइवर्स भी आपकी टीम का हिस्सा हैं? जी, जितनी मेरी ख्वाहिश है और हम सब की ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को एम्पावर करें, बट अभी उस हिसाब से ख़वातीन ड्राइवर्स नहीं है। कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, बट पाकिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हम पीछे हैं। आई होप, मैं देखता हूँ बहुत जल्द हम ख़वातीन ड्राइवर्स भी इस फैसिलिटी से ज़बरदस्त। अच्छा, हम ज़रूर चाहेंगे कि ऑब्वियसली बहुत सारी सर्विसेज का जैसे हमने मेंशन किया, आप ज़रूर अब नए कस्टमर्स को कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई डिस्काउंट है, कोई ऑफर है, वो बताना चाहें। सेकेंडली, आप क्यों यांगो ही इस्तेमाल करें? इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दीगर सर्विसेज से मुनफरिद बनाती है? देखें, एक तो सबसे पहले जो हमारा यांगो का मॉडल है वो दूसरी कंपनी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये बहुत एक लोकल तरह का मॉडल है जिसमें हमारे डिफरेंट टैक्सी पार्टनर्स होते हैं
और वो ड्राइवर्स के साथ काम करते हैं। ओके। तो बाकी जो कंपनीज होंगी वो डायरेक्टली ड्राइवर्स के साथ काम कर रही होंगी और उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है 5-10 हज़ार ड्राइवर्स को मैनेज करना, ठीक बट है। हम जब भी किसी मार्केट में जाते हैं वहाँ की लोकल टैक्सी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो 20, 25, 30 सालों से यही टैक्सी का काम कर रहे होते हैं। हम उनको डिजिटल टूल्स देते हैं, हम उनको डैशबोर्ड्स देते हैं, हम उनको विजिबिलिटी देते हैं कि वो अपने ड्राइवर्स को ज़्यादा करीब होते हैं। देखिए, जब तक आपका ड्राइवर एजुकेटेड नहीं होगा, जब तक उसके सारे मसले सॉल्व नहीं होंगे, वो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे देगा। सकता। तो ये हमारे पार्टनर्स एक हमें हमारा एक यूनिक फीचर है कि वो बहुत करीब है ड्राइवर के और वो उनके मसले और उनकी एजुकेशन पे इतना काम करते हैं कि अच्छा सपोर्ट मिले। आपके शो के हवाले से हम ये कर सकते हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं जो कि एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं, हम उनको पहली 3 राइड्स पे डिस्काउंट देते हैं अप टू 30% और कुछ जगह पे अप टू 40-50% भी जाता है। तो ये सर्विस है। बहुत जल्द हम कराची शहर में आगाज़ कर रहे हैं अपनी सर्विसेज का और हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करें। ये ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी, गूगल पे भी, आपको दोनों प्लेटफॉर्म। जबरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली इतनी ट्रैफिक बेहंगम किस्म की होती है रोज में, लाहौर की भी हम बात करते हैं, कराची की भी। इन द एंड ड्राइवर की सिक्योरिटी और जो ड्राइवर की हेल्प है या कस्टमर की जो हेल्प है, उसके लिए आपको मैसेज देना चाहिए इन द एंड? हम देखें, जब सड़क पे गाड़ी चलती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रैफिक होती है, बहुत चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ड्राइवर और कस्टमर के बीच में। और हम अपने ड्राइवर्स को कहते हैं कि जितना से ज़्यादा कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकें उनको कर दें। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था कि लोग एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनको 2-3 और भी काम करने होते हैं। रास्ते से ग्रोसरी लेनी है, इसको पिक करना है, उसको करना है, और अक्सर ड्राइवर और उनका थोड़ा इख्तिलाफ हो जाता था कि जी आपने तो पॉइंट बी बताया था बट आप यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। तो हमारी ऐप में मल्टीपल पॉइंट्स आप डाल सकते हैं कि मैं पहले इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, ताकि ड्राइवर को भी मुश्किल ना और कस्टमर को। थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत शुक्रिया। यांगो सर्विस के हवाले से जी कंट्री मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि ये सर्विस कितनी हो सकती है और कितनी हेल्पफुल हो सकती है। आप ज़रूर इसको इंस्टॉल करें, इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो कम्यूट करना है वो आसान हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ बात करेंगे मौसम के बदलने के साथ जो हमारी स्किन है उसके हवाले से। आपको पता है मौसम तब्दील होता है, हमारी रूटीन में तब्दीली आती है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, चाहे वो कपड़े हों, खाने पीने हों, सोने जागने की रूटीन हो, हर चीज़ बदलती है। वहीं सर्द मौसम के अंदर हमारी जो स्किन है उसमें भी थोड़े चेंजेस आते हैं और अपना वो असर दिखाती है। स्किन पर जो ड्राइनेस होती है, इसके बाद पानी का इस्तेमाल कम होता है। सर्द मौसम में जो आपको डैंड्रफ का इशू होता है बालों में, उसके साथ साथ स्किन थोड़ी डल हो जाती है। अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, जो आपकी हील्स क्रैक होना शुरू हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चेंजेस बहुत सारे मर्द और ख़वातीन इनको ये मसले रहते हैं। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, पानी कम इस्तेमाल होता है। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि आज आपकी हेल्थ को रिलेटेड, आपकी स्किन को लेकर बात की जाए। हमारे साथ डॉक्टर आयमा शाहीन मौजूद है, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर आयमा, सबसे पहले तो हम जो मौसम के चेंज होने के साथ ये जो स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं या ओवरऑल भी हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, आगाज करते हैं। सर्दियों में स्किन रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं जो ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं? जैसा आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो हमारी लाइफ रूटीन में आ जाते हैं विंटर्स के साथ। इसी तरह स्किन में या कोई भी बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है। स्किन में जो चेंजेस मोस्ट कॉमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ड्राइनेस, जो खुश्की का मसला है, क्योंकि हमारा मौसम सर्दी का स्पेशली लाहौर में और मोस्टली ओवरऑल पाकिस्तानी बड़ा ड्राई होता है। बारिश का हम इंतजार करते हैं, उससे पहले सर्टेन फूड्स भी नहीं खाते, लेकिन ड्राइनेस बाकी किसी और पार्ट ऑफ बॉडी को इतना इफेक्ट करे तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन स्किन पे हमें ऑब्वियस चेंजेस नजर आती है, तो हमें बहुत बॉदर करती है। उसके साथ ये कि अगर कोई आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं जो ड्राइनेस से वर्स होते हैं तो वो भी वर्स हो जाते हैं। तो ड्राइनेस इज द मेन प्रॉब्लम बेसिकली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपने खुद कहा कि पानी की कमी की वजह से होता है, और हम पानी की जो कमी है इसको किस तरह से सर्दियों में फुलफिल किया जाए?
देखिए पानी की कमी जो है, कुछ तो फैक्टर्स जो हमें देख रहे हैं कि हम पानी का इंटेक हमारा कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ जैसे आपने चाय कॉफी का जिक्र किया है कि चाय कॉफी ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। बार बार कई दफा मैं ये बात कर चुकी हूँ और भी चैनल्स पे और मीडिया के ऊपर कि जब आप चाय या कॉफी लेते हैं, इवन ग्रीन टी लेते हैं, तो ये डायूरेटिक होती है, यानी ये पेशाब आवर होती है। और इससे आप अगर ये समझें कि आप वो पानी जो ले रहे हैं वो आपके बॉडी का हिस्सा बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पानी और ज्यादा निकल जाता है। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप चाय कॉफी का इस्तेमाल ना करें, बट उसके साथ चाहे आप जरा वार्मर फॉर्म में पानी या इसके साथ सूप्स जिसमें बहुत ज्यादा नमक ना हो, लेकिन वाटर इनटेक चाहे अपना ल्यूकवार्म या कम ठंडा वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, या फ्रूट्स की फॉर्म में पानी जो आपके जूसेस हैं, फ्रेश फ्रूट, होल फ्रूट जूसेस एंड स्मूदीज, उससे आप मेकअप कर सकते हैं अपना वाटर इनटेक। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर आयमा, नॉर्मली जो स्किन में एक डलनेस आती है, ये तो हम ड्राइनेस की बात करें, सर्दियों में वैसे ही कुछ डलनेस होती है, इनकी क्या वजूहत होती है? मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन थोड़ी फ्रेश भी लगे हमारी? देखिए स्किन के डल होने की वजह यही है कि स्किन ड्राई हो जाती है, और स्किन ड्राई होने की वजह से जो आपकी स्किन की टॉप लेयर होती है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वो बिल्कुल लाइव सेल्स नहीं होते, बट दे आर स्टिकिंग टू द स्किन। वो ड्राई होके उनसे लाइट की रिफ्लेक्शन ऐसी होती है कि आपको स्किन जो है वो जरा डल नजर आनी शुरू हो जाती है। अब उसको अवॉइड करने का यही तरीका, सबसे पहले हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखें, अपनी जो स्लीप वेक हैबिट्स, आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दैट, क्योंकि दामने वक्त में तंगी है, लेकिन मॉइस्चराइजेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्दी में आप मॉइस्चराइजेशन जो है, जैसे आपका कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर है वो आप जरूर अप्लाई करें। जितनी दफा आप अपने हाथ वॉश करते हैं या नहाते हैं, मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। और अगर आपकी स्किन टाइप कोई भी है उसके हिसाब से आप मॉइस्चराइजर लगाएं, ये ना कहें कि हमारी ऑयली स्किन है हमने नहीं लगाना। एक और इम्पोर्टेंट बात ये, हम तेज गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो हमारी ऑलरेडी ड्राई वेदर को और इस तरह की जो प्रॉब्लम स्किन में आ रही है उस प्रॉब्लम को फर्दर खराब करती है या एग्रेवेट करती है। तो कोशिश ये करें कि आप वार्म या ल्यूक वार्मिश कम से कम गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इसी से सर की खुश्की का, जिल्द की खुश्की का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अभी आपने जिस तरह से खुद भी बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल है या ज़्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने सर्दी में ऑब्वियसली लोगों को होता है, और बच्चों में भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है। बच्चों के लिए भी आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो किस तरह से करें? एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हम जो धूप पे बहुत लेते हैं, सर्दियों में धूप में बैठते हैं विदाउट सन ब्लॉक, कि सर्दी में कमी आएगी, विटामिन डी लेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए धूप में बैठने से मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी कि आप बिल्कुल भी धूप में मत बैठें, लेकिन जैसे आपने कहा कि सन ब्लॉक्स भी यूज करें। उसके अलावा फिजिकल प्रोटेक्शन के अगर आप बैठे हुए हैं, अच्छा फील होता है, विटामिन डी मिलती है, आप बहुत ज्यादा देर के लिए ना बैठें। तो क्योंकि विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए आपको कोई बहुत लॉन्ग एक्सपोजर नहीं चाहिए होता। ठीक है, 10-15 डे इज मोर देन इनफ। उसके अलावा जैसे आप फेस को कहते हैं कि टैनिंग वगैरह, वो जाहिर सर्दी की धूप भी होती है। सन ब्लॉक जरूर आप यूज करें, क्योंकि सन ब्लॉक आपका टोटली ऑल टुगेदर सनरेज को ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन इट विल लाइक फिल्टर द यूवी रेज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयमा फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। डॉक्टर आयमा शाहीन हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। स्किन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, सर्दियों में ट्रिगर होते हैं, उनके हवाले से हमें सजेस्ट कर रही थी। आगे बात की तरफ जाने से पहले भी हम एक ब्रेक लेंगे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में से, आप सोच भी नहीं सकते। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन से खुशबू आ गई है, हमें पहले से आ रही है वैसे तो। अहमद, आपका मुझे लग रहा है बिल्कुल रेडी है फ्राइड विंग्स। क्या रेसिपी है, जरा बताएं। रेसिपीज की ये है कि कोई भी चिकन हो आपके पास, स्किन वाला होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। स्किन वाला जी, उसको हमने सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर और वाइट पेपर लगा के इसको मैंने मैरिनेट किया है बटर मिल्क के अंदर। बटर मिल्क के अंदर? बटर मिल्क जब हम बटर बनाते हैं तो जो निकलता है वो बटर मिल्क कहलाता है। अगर आप बटर नहीं बना रहे और आपको बटर मिल्क चाहिए तो आप हाफ कप जो है वो योगर्ट लेके और हाफ कप मिल्क, दोनों को मिलाएंगे तो बटर मिल्क बन जाएगा। उसके अंदर मैंने डिप किया है, मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है। चिकन को आपने सिंपल क्रम्स करना है। ठीक है, ठीक है।
फ्राइड चिकन और ब्रोस्ट में ये फ़र्क होता है कि ब्रोस्ट के ऊपर जो क्रम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कम होते ठीक हैं, है। exactly। जो फ्राइड चिकन होता है उसके ऊपर डबल कोटिंग हुई होती है। ये जो उसका क्रस्ट होता है ना, यही तो सबसे ज्यादा Exactly। जो मजेदार होता है। जी, अच्छा। तो ये हमने इसको डिप किया है सादा पानी के अंदर, ठीक है। दोबारा से इसको जो है वो हमने अच्छी तरह आपने इस पे क्रम्स लगाए। इसके ऊपर जो है वो मैदे की कोटिंग करनी है। और ये देखें, जब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसके बाद जो है इसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। ये हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे 14 मिनट्स के लिए। अगर बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा पीस है तो तकरीबन 15 मिनट भी ले सकता है। ओके, ठीक है। ठीक है। हमारे पास फ्राई किया हुआ भी चिकन पड़ा हुआ है जो मैंने पहले से फ्राई कर ओके, लिया था। ओके। और ये हमारे पास चिकन है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़रा थोड़ा सा हाँ, थोड़ा लिमिटेड होता होता है, लेकिन अच्छा किया कि आपने रेडी किया हुआ ताकि उसकी जो फाइनल, वाओ, ठीक है। ये बिल्कुल वो बाजार से जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना चिकन पीसेस, ये बिल्कुल उसी तरह के हैं। तो अहमद, इसमें आप अपने स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने वाइट पेपर में इसको मैरिनेट किया है। जी, हम स्पाइसेस अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को वाइट पेपर नहीं चाहिए, ठीक ब्लैक है। पेपर भी ऐड कर सकता ठीक है, है। और लाल मिर्च भी ऐड कर सकता ओके, है अपने whatever फ्लेवर्स के suits, हिसाब हाँ, ठीक से। है, और ठीक ये देखें, ये मैंने किया था एयर फ्राई, ओके। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स तो आते एयर हैं। फ्रायर में भी ये बिल्कुल सेम है अहमद, जी बिल्कुल कोई same बनेगा। difference नहीं। कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जो लोग डाइट करना चाहते हैं, जिनको फ्राइड खाना है वो फ्राई कर लें, जिनको और एयर फ्रायर में आपने कितना टाइम दिया था इसको? एयर फ्रायर में मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट्स दिए हैं। ओके। 180 डिग्रीज 180 पे 20 मिनट्स। 20 तो मिनट्स इसमें अच्छी तरह तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो फ्राइड चिकन, अगर मैं आपको कट करके भी दिखाऊं जरा इसकी शक्ल दिखाएं जी। तो ये देखें बिल्कुल जूसी सा टेंडर जो चिकन जो है वो रेडी हुआ है हमारा। जबरदस्त जबरदस्त। चलें अहमद, और इसमें जो कॉस्ट है, वैसे मेरा तो ख्याल है सिर्फ चिकन की है, बाकी चीजें तो घर पे यूजुअली अवेलेबल होती हैं। एग्जैक्टली, चिकन की इसमें कॉस्ट है। बाकी अगर हम इसको कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से 200 टाइम जो है ये कम पड़ता है कंपैरेटिवली कि आप बाहर से लें और वो बनाएं। आप अपने घर में फ्रेश ऑयल के साथ बनाएं, अगर ऑयल में नहीं बनाना चाहते तो एयर फ्रायर में बनाएं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी अहमद ने आपको घर बैठे बता दिए कि आप चिकन की कॉस्ट के ऊपर बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप किस तरह से बाजार वाला जो फ्राइड चिकन है घर पे बना सकते हैं। और अभी मैं खाने को टेस्ट करूंगी, लेकिन शो खत्म करने के बाद, शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।